एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये मुश्तमिल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स पर, लाइसोसोम्स पर और वेक्यूल्स पर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. अब अगर हम देखें तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर ये लाइसोसोम जो बनते हैं और वेक्यूल बनते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है इनके फंक्शन भी जुदा है, इनके स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से जुदा है, लेकिन हम चारों जो ऑर्गेनेल्स है इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शंस है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कैसे करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रहे हैं उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगा आप लोगों के लिए कि कैसे ये इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम्स है, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में जो इनका फंक्शंस वो इंडोमेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स के साथ डायरेक्ट इनका इंडोमेम्ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिन ऑर्गेनेल्स का जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उन ऑर्गेनेल्स के साथ इनका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से हम इन ऑर्गेनेल्स को इंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम में डिस्कस नहीं करती है, उनमें इंक्लूड नहीं करते। अब सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो सबसे पहले ऑर्गेनेल्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, इसको शॉर्टकट ERB लिखा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल को देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक नेटवर्क है और ट्यूब्यूल्स का, ये देखिए न्यूक्लियस के गिर्द ये फैला हुआ है पूरे सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये हमें वाजे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए वाजे नजर आएंगे। फिर जो है इसमें के हैंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर्स है, जो पहली में न्यूक्लियस, देखिए ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर क्या है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो पूरा ये सेल है, दिस इज द सेल, ये पूरा एक सेल है। तो सेल में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसकी मौजूदगी की वजह से सेल के फिर 2 हिस्से बन जाते हैं। एक को हम क्या कहते हैं लुमिनल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स है इनके दरमियान जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं हम लुमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपार्टमेंट कहते हैं। और दूसरा कौन सा बन जाता है, जो इन ट्यूब्यूलर जो स्पेस है इनके बाहर ये जितना भी साइटोप्लाज्म में ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल या साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, मेनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। द इंडोप्लाज्मिक, और इनको शॉर्टकट RERB लिखा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये सेल में क्या पड़े हुए हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े हुए हैं, तो इनके साथ क्या अटैच होते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं
अक्सर ये राइबोसोम्स इनके साथ अटैच होते हैं, किसके साथ? इनके ट्यूब्यूल्स के साथ, इनके सिस्टर्नी के साथ बाहर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिस हिस्से के साथ क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस हिस्से का क्या काम है? रोल ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसको शॉर्टकट RER लिखा जाता है, इज फ्रीक्वेंटली अब्सॉर्ब्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके ये मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है, लेकिन आउटसाइड की तरफ। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा होते हैं जो सेल्स प्रोटीन बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, और जो सेल्स प्रोटीन बाहर जो दूसरे सेल्स है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स है, उनके लिए भी बनाते हैं, फिर सेल सिक्रीट करते हैं उन प्रोटीन्स को। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूसली विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहां पर इसके स्ट्रक्चर को जरा देखें तो फिर इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो न्यूक्लियस के गिर्द ये डबल लेयर क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके जो मेम्ब्रेन है, ये इस जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। देखिए ना, यहाँ पर देखिए तो ये दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कंटिन्यूस है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा बहुत स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उस वजह से फिर ये स्मूथ नजर आते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जितने भी है दीज आर द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो है, ये जितना भी ये ट्यूब्यूल्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये सिस्टर्नी है। किसके सिस्टर्नी है? ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी है। और ये जो है ये ट्यूब्यूल्स, ये किसके हैं? ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है। अब फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये सेल्स में लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको शॉर्टकट SER भी लिखा जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये जो एनिमल सेल्स है, इनमें जहां पर स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, जिन सेल्स में, उन सेल्स में ये स्टेरॉइड हार्मोन कौन बनाते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि गोल्जी अपैरेटस। अब जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला जो हिस्सा था, पहले जो इसमें मेम्ब्रेन्स आ रहे थे, पहले जो इनमें ऑर्गेनेल्स आ रहे थे, वो कौन से थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम? गोल्जी अपैरेटस पढ़ेंगे। देखिए ये गोल्जी अपैरेटस सारा पढ़ा हुआ है, दिस इज दी गोल्जी अपैरेटस, ये गोल्जी अपैरेटस है। तो दूसरे नंबर पर हम इसमें गोल्जी अपैरेटस पढ़ते हैं। Camillo Golgi in 1898 first observed densely stand reticular structure near the nucleus। ये साइंटिस्ट है कैमिलो गाल्जी, इसने 1898 में क्या देखा कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के नजदीक सेल में जो है डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखिए, रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए। रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क देखा, और जो है दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। अब इन स्ट्रक्चर्स को फिर इस साइंटिस्ट के बाद कौन सा नाम दिया गया? बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडीज रखा गया। दे आर आल्सो नोन एज गोल्जी apparatus एज वेल एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो गोल्जी बॉडीज है, इसको गोल्जी apparatus भी कहा जाता है, और इसको इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इनके तीन नाम है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus। अब इनको देखते हैं, स्ट्रक्चरली भी देखते हैं और इनके
फंक्शन को भी देखते हैं। Golgi apparatus consists of mainly flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. अब क्या होगा, ये जो इनके सिस्टर्नी है, इसके गाल्जी बॉडीज के या गाल्जी अपरेटस के, ये क्या है, ये मेन आपको मिलेंगे। देखिए ये कितने ज्यादा है स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स है और डिस्क शेप है, और सैक्स है, ये तेले है। देखिए ये बिल्कुल तेले नुमा स्ट्रक्चर्स है, डिस्क सैक्स, इस तरह तेला नहीं होता, सैक्स नहीं होते। सो दीज आर दी सैक्स। और ये कितने, इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। नेक्स्ट देखे कि दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो इनमें सिस्टर्नी है, देखें यहां पर हमने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इनका क्या होता है कि ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है। तो इनके जो सैक्स है, इनको भी हम क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडीज के जो ये ट्यूब्यूल लाइक सैक्स है, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ पर ये भी सीखे कि एक को सिस्टर्ना कहते हैं, और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। सो सिस्टर्नी इज द प्लूरल वर्ड एंड सिस्टर्ना इज सिंगुलर। अब देखें ना, इसमें ये जितने भी ये सैक आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दीज सैक्स आर दी सिस्टर्नी ऑफ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट देखें कि वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है। अब इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स में ये सैक्स जो होंगे, ये जो सिस्टर्नी होंगे, इनकी तादाद कितनी होगी? इनकी तादाद जो होगी 4 से 8 होती है तकरीबन जनरली, लेकिन ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। कुछ सेल में जो होता है, एक ही गाल्जी कॉम्प्लेक्स में इनके ये जो तैले पड़े हुए हैं, इनके जो ये सिस्टर्नी है, इन सिस्टर्नी की तादाद 60 या 60 से ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है सेल पर कि सेल के लिए एक जो है गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कितने सिस्टर्नी की जरूरत है। नेक्स्ट देखें कि द गाल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्सिस आर द फॉर्मिंग फेस। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये जो साइड है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का या गाल्जी बॉडीज का, ये जो साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कन्वेक्स होता है। और क्या होता है कि ये इसको सिस फेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। देखें जो ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स का वो फेस जो किस तरफ है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है, इसको हम सिस भी कहते हैं और फॉर्मिंग फेस कहते हैं। एंड कनकेव आर ट्रांस आर दी मैच्योरिंग फेस। और ये जो फेस होता है, ये देखिए ना यहाँ पर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये जो फेस है, तो इसके इस फेस क्या होता है, कनकेव होता है, इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, या इसको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अब एनसीईआरटी बुक कहता है कि अगर हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स को इस तरफ से देखें सिस फेस की तरफ से, या अगर हम इस तरफ से देखें ट्रांस फेस की तरफ से, तो ये दोनों फेस में क्या है, डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक कहता है कि जितने भी सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद अब गाल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की तरफ आते हैं कि ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडीज जो है, इनका फंक्शंस क्या है, ये सेल के लिए कौन सा रोल प्ले करते हैं। This is phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. अब यहाँ पर ये कहता है कि होता असल में ये है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ट्यूब्यूल्स के ऊपर,
वो प्रोटीन्स फिर जो लूमन है, इसके ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर चले जाते हैं। फिर उन प्रोटीन्स में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है। वो प्रोटीन फिर क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है इसमें पैकेज होके, और ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल डिटेच होता है किससे, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटेच होके ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल आता है, किसके साथ अटैच हो जाता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ना के साथ। और ये फिर इसके सिस फॉर्म से जाता जाता 1 बाय 1 सिस्टर्ना को मिलते मिलते आखिर में जो ये सिस्टर्ना है इसको मिल जाता है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। और फिर यहाँ पर भी ये डिटेच हो जाता है इसी तरह वेजिकल की फॉर्म में। तो क्या होता है कि एक प्रोटीन जो बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के ऊपर, वो प्रोटीन्स क्या हुआ है कि इन ट्यूब्यूल्स में उसकी मॉडिफिकेशन हुई है, फिर वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल के थ्रू किसकी तरफ आया है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आया हुआ है, और फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस की तरफ, और फिर सिस फेस से ये चीज होता हो तो कहां पर आ जाता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ये ट्रांस फेज है या मैच्योरिंग फेस है इसकी तरफ आ जाता है। और फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स में भी अक्सर ये होता है कि इस प्रोटीन में मजीद मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस होती है, क्योंकि प्रोटीन का जो पहले बन जाता है शुरू में उसमें वो फंक्शनल नहीं होता, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये चेंजेस अक्सर प्रोटीन में होता है कि चेंजेस पहले इसमें हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर दूसरे नंबर पर चेंजेस कहां पर होते हैं, जो ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें इस प्रोटीन में चेंजेस हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है ये वेजिकल की फॉर्म में ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स के जो ट्रांसफेस है इससे क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है। फिर ये वेजिकल क्या होता है, या तो वेजिकल यहाँ पर सेल के अंदर ही भेजा जाता है इस जिसमें प्रोटीन होता है, या इस वेजिकल को इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ सिक्रीट किया जाता है अगर सेल ने ये प्रोटीन बॉडी के दूसरे सेल या दूसरे पार्ट के लिए बनाया होता है। तो ये सारा इसका फंक्शन इस तरह क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गाल्जी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। अब यहाँ पर ये बुक कहता है कि चूंकि इनका फंक्शन जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही ज्यादा फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसलिए गाल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजदीक पड़े होते हैं सेल में। नेक्स्ट देखें कि a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। यही बात जो पिछले स्लाइड में मैंने कह दी कि वो प्रोटीन्स जो यहाँ पर बन गए हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के बाहर, वो प्रोटीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि उन प्रोटीन्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के अंदर उन प्रोटीन्स में चेंजेस हो जाएंगे। फिर वो प्रोटीन्स क्या होंगे, इसी तरह वेजिकल की फॉर्म में इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटेच होके, और ये प्रोटीन आएंगे वेजिकल की फॉर्म में जो ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके सिस फेस की तरफ। फिर ये सिस फेस से किसकी तरफ आएंगे, इसके ट्रांस फेस की तरफ आएंगे। लेकिन 1 बाय 1 ये जो सिस्टर्न है ट्यूब्यूल्स 1 बाय 1 ट्यूब्यूल को मिलते जाएंगे। फाइनली मींस दैट कि इस प्रोटीन में ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स मजीद क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। फिर जो होगा कि ये जो प्रोटीन होंगे ये इसके ट्रांस फेस से क्या हो जाएंगे, ये वेजिकल की फॉर्म में डिटेच हो जाएंगे, और वेजिकल में फिर क्या होंगे, प्रोटीन होंगे फंक्शनल होंगे, जो एक फंक्शन उन्होंने करना होगा सेल के लिए या सेल से बाहर उसके लिए दूसरे सेल्स के लिए। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। अब एनसीईआरटी बुक कहता है कि ये जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने के लिए और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के लिए। अब तीसरे नंबर पर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है थर्ड नंबर पे ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम्स। These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। अब लाइसोसोम कैसे बनते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइसोसोम में होते हैं ऐसे इंजाइम्स जो इन इंजाइम्स ने फिर आगे काम करना होता है, कौन सा काम करते हैं वो भी बताता हूं, लेकिन वो प्रोटीन पहले यहां पर बन जाते हैं उस प्रोसेस के थ्रू जो अभी पिछले 2 स्लाइड में मैंने डिस्कस किया। तो वो प्रोटीन इसी तरह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के बाहर सिस्टर्नी के ऊपर बन जाते हैं,
वो प्रोटीन्स फिर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाते हैं और इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल में बंद होकर इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल फिर आता है किसकी तरफ, गाल्जी कम्प्लेक्स के ये सिस फेस की तरफ। और इन प्रोटीन्स ये गाल्जी कम्प्लेक्स के 1 बाई 1 जो ये सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स है उनको मिलती हुए ये प्रोटीन्स फाइनली कहाँ पर आ जाते हैं, जो ट्रांस फेस की तरफ या जो मैच्योरिंग फेस है इसकी तरफ, जो आखिर पर ये सिस्टर्ना है या ट्यूब्यूल है इसमें पहुंच जाता है। इससे फिर ये वेजिकल की फॉर्म में डिटेच होकर इसी तरह लाइसोसोम बन जाता है। तो लाइसोसोम के जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनाता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और वो प्रोटीन्स वेजिकल की फॉर्म में आते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स की तरफ और गाल्जी कम्प्लेक्स से फिर ये प्रोटीन जो जिस वेजिकल की फॉर्म में डिटेच हो जाते हैं उस वेजिकल्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं और इन इंजाइम्स का फंक्शन क्या है इसको भी देखें कि द आइसोलेटेड lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। अब ये जो लाइसोसोम्स है, ये जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स है, इन लाइसोसोम में जितने भी ये इंजाइम्स है ये क्या है, ये हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक इंजाइम वो होते हैं जो इंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन वाटर की मौजूदगी में। और एक कौन से ग्रुप ऑफ इंजाइम से ताल्लुक रखते हैं लाइसोसोम की इंजाइम्स, हाइड्रोलेजेस ग्रुप ऑफ इंजाइम से ताल्लुक रखते हैं। लाइपेजेस भी होते हैं लाइसोसोम में, प्रोटीएजेस भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेजेस भी होते हैं। सो ये बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं किसमें, लाइसोसोम में। अब इन इंजाइम का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है सेल के लिए, ये भी डिस्कस करते हैं। इंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। यहां पर ये भी याद रखें कि जो लाइसोसोम का पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि लाइसोसोम में जो इंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पे अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट देखें कि इंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं सेल में, इनमें जो इंजाइम्स होते हैं इन इंजाइम में क्या एबिलिटी होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं बताता हूँ लाइसोसोम के, कि लाइसोसोम का ये काम होता है सेल में कि अगर फॉर एग्जांपल दूसरे कोई ऑर्गेनेल्स है जो कि क्या हो जाते हैं, वो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, अब किसी काम के नहीं होते वो ऑर्गेनेल्स, तो उन ऑर्गेनेल्स को लाइसोसोम क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है। अगर सेल में कोई मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है जो वो भी ओल्ड हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, तो ऐसी नाकारा चीज़ों को सेल में जो है लाइसोसोम क्या करते हैं, उन नाकारा चीज़ों की ब्रेक डाउन करता है और सेल्स को नए सिरे से स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल दोबारा वो कर सके, बना सके। और लाइसोसोम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर लाइसोसोम सेल में जो चीज़ें पुरानी हो जाती है उनकी अगर लाइसोसोम ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो वो चीज़ें सेल में जमा होती जाएगी और उस से जो सेल्स होंगी उनकी डेथ होती जाएगी और फिर इसी तरह जो ऑर्गन्स होंगे और जो बॉडी होगी वो नाकारा हो जाएगी। तो इसलिए लाइसोसोम जो है ये सेल में जो चीज़ें नाकारा होती जाती है उनकी ये ब्रेक डाउन करता रहता है ताकि सेल में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फोर्थ नंबर पे है विक्यूल्स। विक्यूल्स जो है ये एंडोमेम्ब्रेन का चौथा हिस्सा है, चौथे नंबर पे ऑर्गेनेल्स है। द विक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। आप देखें ना ये प्लांट सेल है, इसमें कितना सेंटर में ये बड़ा विक्यूल पड़ा हुआ है। सो विक्यूल क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसी स्पेस होती है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन होता है। अब कंपोजिशन ऑफ विक्यूल के फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट सेल है इसमें जो इतना बड़ा विक्यूल पड़ा हुआ है इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें आपको वाटर भी मिलेगा, इसमें आपको सेप भी मिलेगा, सेप में भी वाटर होता है और जो है मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं और जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं। देखिए ये जो विक्यूल्स है ये सेल मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ विक्यूल बनाता है। कुछ जो सेल है वो विक्यूल को किस लिए बनाता है कि उसमें चीज़ें स्टोर करता है,
कुछ सेल विक्यूल में एक्सक्रीटरी चीज़ें जो फासिद मादे होते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें होती है, उनको विक्यूल में स्टोर करता है और सेल से बाहर की तरफ खारिज करते हैं। तो विक्यूल जो होता है या तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करता है या जो नुकसानदेह चीज़ें होती है उनको स्टोर करके बाहर की तरफ एक्सक्रीट करता है। एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो ये सारी बातें जो अभी मैंने कह दी है ये विक्यूल के हवाले से यहाँ पर कही गई है। द विक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब सेल में जो ये विक्यूल है इसके गिर्द ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन प्लांट सेल्स द विक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो विक्यूल ने जो होता है घेरा होता है। 90% हिस्सा जो होगा प्लांट सेल का वो विक्यूल ने घेरा होता है, उसमें विक्यूल होता है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। नेक्स्ट जो है कि इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द विक्यूल्स। अब यहाँ पर बुक कहता है कि फॉर एग्जांपल जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो विक्यूल पड़ा हुआ है, इस विक्यूल में पहले से भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इस विक्यूल का जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये कमाल है कि ये प्लांट के साइटोप्लाज्म से भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है विक्यूल में। मीन्स दैट कि एक चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन में है विक्यूल में और वही चीज़ लो कंसंट्रेशन में है सेल के साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये विक्यूल में ये कमाल है इसकी मेम्ब्रेन में कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो चीज़ जो पहले से ज़्यादा है इसी विक्यूल में। Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अब फॉर एग्जांपल जो कंटेंट, जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड होंगे वो इतने आपको फिर सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे जितने आपको विक्यूल में मिलेंगे। विक्यूल में आपको ज्यादा मिलेंगे। और एट द एंड के विक्यूल के इसी तरह फिर टाइप्स होते हैं, जैसे कि जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने समझाया कि जो मुख्तलिफ सेल होते हैं वो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म की विक्यूल बनाते हैं। जैसे कि कंट्रैक्टाइल विक्यूल होते हैं अमीबा में और पैरामीशियम में। इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल विक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये देखिए अमीबा है, इसमें ये कंट्रैक्टाइल विक्यूल है। तो अमीबा और पैरामीशियम में ये कंट्रैक्टाइल विक्यूल कौन सा काम करते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी इनके बॉडी में आ रहा होता है उनको ये निकाल रहे होते हैं। अब एट द एंड के फूड विक्यूल, पैरामीशियम में फूड विक्यूल भी होते हैं। कैसे? इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड विक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि प्रोटिस्ट में जैसे कि पैरामीशियम में, ये पैरामीशियम जो है इसका ये माउथ है, इस माउथ के जरिए खाता है और ये इसका जो फूड होता है इस तरह फूड विक्यूल में आ जाता है और ये फूड विक्यूल यहाँ पर फिर क्या हो जाता है? डिटेच हो जाता है फूड में। तो ये फूड विक्यूल जो है इसमें खुराक क्या हो जाता है? हजम हो जाता है। तो फूड जब ले रहा होता है पैरामीशियम तो ये फूड विक्यूल की फॉर्म में ले रहा होता है। तो कुछ सेल्स में जैसे कि पैरामीशियम सेल्स में फूड विक्यूल भी बनते रहते हैं। सो ये था आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी इस तरह इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।